सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जब मैं यूरोप गया। तो बच्चों चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रथम यूरोप यात्रा के बारे में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 12 जब मैं यूरोप गया। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी यूरोप यात्रा का मनोहारी वर्णन किया है। तो चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की यूरोप यात्रा के बारे में। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। मित्रों की सलाह पर मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए। तो बता रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि उनकी पहली विदेश यात्रा थी, यानी कि पहली बार वो देश के बाहर जा रहे थे। उनके मित्र, उन्हें दोस्त उनके सलाह देते हैं कि गर्म कपड़े बनवा लो क्योंकि बाहर सर्दी पड़ती है। मैं हमेशा खादी ही पहना करता था। विदेश जाकर भी इस नियम को भंग करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए खादी भंडार द्वारा कश्मीरी ऊन के कपड़े ही मंगवाकर बनवाए। तो हमेशा खादी के कपड़े पहनते थे, यानी कि सूती वस्त्र, भारतीय परिधान वो पहना करते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने इस नियम को नहीं तोड़ूंगा, खादी भंडार से ही कश्मीरी ऊन का कपड़ा मंगवाते हैं और उसके कपड़े बनवाते हैं। कपड़े की काट छाट भी देसी रखी। मैंने अंग्रेजी पोशाक न पहनने का निश्चय कर लिया। इससे दो लाभ हुए। एक तो बहुत कम खर्च में काम के लायक काफी कपड़े तैयार हो गए। दूसरे पोशाक हिंदुस्तानी थी, इसलिए उसमें कुछ भूल अथवा भद्दापन भी हो तो विदेशी समझ नहीं सकता था। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो कपड़ों की जो सिलाई रखी ना, मतलब उनकी जो काट छाट करवाई, वो भी देसी रखी, अपने देश के अनुसार रखी। इससे वो कह रहे हैं कि उन्हें दो लाभ हुए। एक तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि वो अंग्रेजी पोशाक नहीं पहनेंगे। दूसरा, एक तो कम खर्चा आया और दूसरा काफी सारे कपड़े भी बन गए। हिंदुस्तानी पोशाक थी, अगर विदेशी देखते तो उसमें कोई कमी नहीं निकाल पाते। ये सोचकर उन्होंने अपने देसी कपड़ों को ही पहना। अंग्रेजी पोशाक और रहन सहन धारण करने पर उन लोगों के फैशन और रीति नीति के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़ा पहनना और खाना पीना पड़ता है। अपना रहन सहन कायम रखने से यह सब झंझट दूर हो जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी क्या कह रहे हैं कि अगर हम विदेशी कपड़े पहनते हैं तो हमें उनकी ही के अनुसार चाल ढाल को अपनाना पड़ता है, रहन सहन अपनाना पड़ता है, उन्हीं के फैशन के अनुसार चलना पड़ता है, जो फैशन के नियम होते हैं वहां के। और अगर हम अपने देश के कपड़े पहनते तो इस सारी परेशानियों से हमें मुक्ति मिल जाती है। विशेषकर मेरे जैसे आदमी के लिए झंझट कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन भर कपड़े और फैशन पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कपड़ों को शरीर गर्म रखने और लज्जा निवारण का साधन मात्र समझा है। तो कह रहे कि मेरे जैसे इंसान को बहुत परेशानी होती है अगर मैं विदेशी कपड़े पहनता, क्योंकि मैंने कपड़ों को कभी फैशन की दृष्टि से तो देखा ही नहीं। मैंने तो हमेशा यही समझा कि ये तो हमको सर्दी गर्मी से बचाते हैं और लज्जा निवारण, यानी कि जिससे हमें लज्जा निवारण यानी कि हमें शर्म से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि हम बिना कपड़ों के तो रह नहीं सकते। इसीलिए जहाज में मेरी पोशाक लोगों के कौतूहल का केंद्र बनी रही। एक पारसी दंपति और एक अंग्रेज सज्जन मेरी ओर विशेष आकर्षित हुए। गांधी जी खादी और शाकाहार के संबंध में बातचीत करते हुए समय आसानी से कट गया। रास्ते में मुझे ज्ञात हुआ कि जब तक जहाज स्वेज नहर से गुजरता है तब तक टॉमस कुक कंपनी की ओर से ऐसा प्रबंध रहता है कि जो यात्री चाहे वह मोटर कार द्वारा जाकर कैरो नगर और उससे थोड़ी दूर पर स्फिंक्स को देखकर आ सकता है। मैंने वहां जाना उचित समझा। मेरे साथ कुछ यात्रियों ने भी वहां जाने का प्रबंध कर लिया। तो आगे क्या कह रहे हैं कि बहुत जिज्ञासा का विषय बनी रही जहाज पर राजेंद्र प्रसाद जी की पोशाक। सब उन्हें ध्यान से देख रहे थे। एक पारसी दंपति था, मतलब पारसी पति पत्नी थे, और एक अंग्रेज सज्जन उनकी तरफ आकर्षित हुए। सारे रास्ते वो गांधी जी के बारे में, खादी के बारे में और शाकाहार के बारे में बातें करते रहे। तो समय कट गया। तब रास्ते में आगे जाकर लेखक को पता चलता है कि जब तक जहाज स्वेज नहर से गुजरता है, यानी कि स्वेज नहर को पार कर रहा होता है, तब टॉमस कुक कंपनी, जिसका वो जहाज था, वहां से ऐसा प्रबंध रहता है कि आप मोटर कार के द्वारा पास ही में कैरो नगर है, वहां पर भ्रमण करके आ सकते हैं। वहां पर स्फिंक्स है। स्फिंक्स होता है बच्चों शेर के मुंह वाला, जो कि हमारे 7 अजूबों में भी आता है। वो देख कर आ सकते हो, ठीक है। इसलिए लेखक भी सोचते हैं कि चलो इतने घूम ही आते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं। उनके साथ और कुछ यात्री भी होते हैं। जहाज में मेरी पोशाक लोगों के कौतूहल का केंद्र बनी रही। तो यहाँ पर जिज्ञासा का विषय बनी हुई थी उनकी पोशाक। हम लोग सवेरे 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर गाड़ी से कैरो चले गए।
कैरो पहुंचने पर हाथ मुंह धोने और नाश्ता करने के लिए हमें एक होटल में ले जाया गया। तो सुबह 5 बजे वो कैरो नगर की यात्रा करते हैं मोटर के माध्यम से, और हाथ मुंह धोने के लिए, नाश्ता करने के लिए एक होटल में ले जाया जाता है उनको। फिर हम कैरो का अजायब घर देखने गए। वहां पिरामिडों की खुदाई से निकली चीजें सुरक्षित है। यह अजायब घर बहुत सुंदर है। तो बता रहे हैं कि वहां से वो अजायब घर यानी कि म्यूजियम देखने के लिए जाते हैं। पिरामिड, बच्चों पहले के जमाने में क्या होता था, मिस्र देश वगैरह में क्या करते थे, राजाओं के शवों को बहुत सारे सामान के साथ दबा दिया जाता था, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है, और फिर ऐसे पिरामिड बना दिए जाते थे। तो इनमें से जो सामान मिला है उसको दिखाने के लिए वो अजायब घर बनाया गया है, बहुत सुंदर है। प्राचीन मिस्र में कितने ही बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के शव ममी जो पिरामिड से निकले हैं, पर उनका चेहरा और हाथ पैर जो के त्यों हैं। तो लेखक बता रहे हैं कि पिरामिड में जो पहले के जो बादशाह थे, राजा थे, उनके शवों को ममी के रूप में रखा गया है। ममी यानी कि उनको अलग तरीके के मसाले लगाकर रखा जाता है जिससे उनका शव सुरक्षित रहता है। तो उनका चेहरा और हाथ पैर वैसे के वैसे ही हैं। वे जिस कपड़े में लपेट कर गाड़े गए थे वह कपड़ा भी अभी तक वैसा ही लिपटा हुआ है। वह कपड़ा बहुत महीन हुआ करता था। कहते हैं वह भारत से ही जाया करता था। कह रहे कि मतलब उनके शव तो सुरक्षित है ही, जिस कपड़े में उनको लपेट कर रखा गया था, इस तरीके से रखा गया था, वो अभी तक सही है, कपड़ा वैसा का वैसा ही है। और कहते हैं कि बहुत बारीक कपड़ा है, वो कह रहे हैं कि और भारत से बनकर जाता था ये कपड़ा। उन दिनों वहां के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी साधन यदि मुर्दे के साथ गाड़ दिए जाए तो वह उनसे परलोक में भी आराम पा सकता है। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थी। मतलब पहले के लोगों का, जो मिस्र के लोगों का विश्वास था कि अगर मुर्दा जो मर गया, मुर्दा यानी कि मरा हुआ आदमी, उसका जो शरीर है, जब उसको आप दफना रहे हो तो उसके साथ सारी आराम की चीजें रख दो, खाने पीने की चीजें रख दो। इसके माध्यम से जिस लोक में वह जा रहा है वहां पर भी वह सुख पा सकता है, इन चीजों का उपयोग हो सकता है। इसीलिए सारा सामान रखा जाता था। क्या क्या रखते थे, जैसे पहनने के कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी आदि, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के सामान, सवारी के लिए रथ और नाव भी, ये सारी चीजें रखते थे। वे सब चीजें एक से एक अच्छी बनी हैं। उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग सोने का व्यापार जाते थे। मतलब बहुत ही सुंदर ढंग से उन चीजों को बनाया गया है और सोना भी मिला है। तो उस समय सोने का व्यापार होता था, ऐसे पता चलता है जो हम उन चीजों को देखते हैं। सुना है इसी प्रकार की खुदाई में मोहनजोदड़ो सिंध में जो गेहूं निकला है वह बूंदेनी पर उगाया। संग्रहालय की चीजें, विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनियमितता साफ साफ दिखने लगी। ऐसा दृश्य देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह कितना तुच्छ और अस्थायी है। मतलब कह रहे कि ऐसी चीजें हमारी, जब मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई थी, जो कि अब सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है, वहां पर गेहूं निकला था। अगर उस गेहूं को अब भी बो दिया, मतलब उस गेहूं को जब बोकर देखा गया तो वो उगाया था, मतलब बिल्कुल सही था। और जो संग्रहालय में जो चीजें, जैसे प्रतापी राजाओं के जो शव है, उनसे देखकर लेखक कह रहा है ऐसा लग रहा है कि मनुष्य का जीवन कितना अनित्य है। अनित्य मतलब कि स्थिर नहीं है। और मतलब जो हम इतना घमंड करते हैं अपने यश पर, धन पर, वो कितना छोटा है, अस्थायी है, कभी मतलब हमेशा रहने वाली नहीं होती। तब भी हम ऐसी चीजों पर घमंड करते हैं। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जमाने में बहुत जुल्म किया था, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो महाइतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नाम तक मालूम नहीं। यद्यपि अजायब घर का सफर मनोरंजक रहा, तथापि मेरे हृदय पर क्षणभंगुर जीवन की असारता का गहरा असर पड़ा। मैं वहां से उदास से निकला। तो लेखक कह रहे हैं कि मतलब ऐसे ऐसे बादशाहों के शव रखे हैं जिनको कहा जाता था कि वो जब उनका जीवन काल था तो बहुत अन्याय करते थे लोगों पर, और आज ऐसे कैसे ही पढ़े हैं। मतलब अगर कोई इतिहास ना पढ़े तो उनके बारे में कुछ जाने ही ना। लेखक कह रहे हैं कि बहुत अच्छा था वो सफर, लेकिन उनके मन में उदासी आ गई कि संसार कितना क्षणभंगुर है। मतलब पर भाई खत्म हो जाता है सब कुछ हमारे जीवन का, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। लेखक वहां से उदास निकले। संग्रहालय के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें दिखाई गई, जिनमें एक प्रसिद्ध मस्जिद भी थी। मिस्र में मुसलमान पूरब की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से काबा पूरब की ओर पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि उसके बाद जब उन्होंने अजायब घर देख लिया तो और कुछ प्राचीन प्रसिद्ध इमारतें भी उन्होंने देखी। उनमें से एक मस्जिद थी, वहां पर जो मुसलमान लोग हैं मिस्र के, वो पूरब की ओर मुख करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि जो काबा पड़ता है
आप लोग भी जानते हो मक्का मदीना काबा के बारे में। तो जो वो पड़ता है उनकी ओर से पूरब की ओर पड़ता है। मुसलमान लोग किधर करते हैं, मुंह करके करते हैं अपनी जो नमाज अदा करते हैं, जिधर काबा पड़ता है। तो इधर से जो काबा पड़ेगा मिस्र से पूरब की ओर पड़ेगा। ठीक है। यह एक हिंदुस्तानी को अजीब सा लगता है। वहां की मस्जिदें भी इसी कारण पूरब के रुख की को रहती है। वहां की भाषा अरबी है। यूरोपीय भाषाओं में सबसे अधिक प्रचार वहां फ्रेंच का है। तो इसी कारण जो मस्जिदें बनाई गई है पूरब की ओर मुंह करके बनाई गई हैं। अगर हिंदुस्तानी की दृष्टि से देखें तो हमें अजीब लगेगा, क्योंकि हमारे देश में तो पश्चिम की ओर मुख करके मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं। और जो सबसे ज्यादा अगर यूरोपीय भाषाओं की बात करें तो वहां पर फ्रेंच चलती है। वैसे वहां की जो स्थानीय भाषा है अरबी। ठीक है। लोग साफ सुथरे हैं। पुलिस वाले तुर्की फेस पहने हुए थे, मतलब जो तुर्की कपड़े होते हैं वो पहन रखे थे पुलिस वालों ने। साफ सुथरा शहर है। यद्यपि कैरो पुराना शहर है, पर जिस हिस्से को हमने देखा वह बहुत कुछ आजकल के शहरों जैसा ही है। कि कहे तो कैरो है तो पुराना शहर, लेकिन जिस हिस्से में हमारे जो लेखक है वो गए थे वो नया बना हुआ है। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर पर पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी। ऊंटों पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। मेरे लिए ऊंट की सवारी बिल्कुल नई थी, क्योंकि मैं ऊंट कभी ऊंट पर नहीं चढ़ा था। तो दोपहर के खाने के बाद ये लोग पिरामिड देखने जाते हैं मोटर से। काफी दूर पहले इन्हें मोटर छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि वहां से ऊंटों की सवारी के द्वारा पिरामिड तक जाना था। और बिल्कुल नई लगी लेखक को ऊंट की सवारी, क्योंकि वह पहले कभी नहीं बैठे थे ऊंट पर। पिरामिडों के नजदीक जाकर देखा, ये बहुत ऊंची चौखुटी इमारतें हैं। हमारे देश में जैसे ईंटों का पजावा बनता है, वैसे ही ये पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चौरस टुकड़ों के बने हैं। पजावे की तरह ही नीचे की चौड़ाई अधिक है, जो ऊपर की ओर कम होती गई। तो लेखक कह रहे हैं कि जब वो पिरामिड को पास से जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि चौखुंटी यानी कि चौरस इमारतें हैं, ऊपर से छोटी नीचे से चौड़ी, जैसे पजावा होता है ईंटों का पजावा, जैसे कि ईंटें लगाई जाती है, ठीक है, पकने के लिए, उस तरीके से कह रहे हैं ये। ईंटें तो बच्चों मिट्टी की बनी होती है, लेकिन ये पत्थरों के चौड़े चौड़े टुकड़े हैं। और नीचे की चौड़ाई ज्यादा है और ऊपर की कम है। ईंटों का पजावा छोटा होता है, पर पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे हैं। इनमें लगी एक एक ईंट 5 हाथ लंबी होगी। इसी के अनुपात में उनकी चौड़ाई और मोटाई है। तो कह रहे कि जो ईंटों का पजावा बनाया जाता है बहुत छोटा सा बनाया जाता है, लेकिन ये पिरामिड बहुत बड़े बड़े हैं। एक एक ईंट यानी कि हम कह सकते हैं एक एक पत्थर जो लगाया गया है 5-5 हाथ लंबा है। और उसी अनुपात में इसकी चौड़ाई रखी गई है, मोटाई भी रखी गई है। एक एक ईंट काट कर न जाने कितने दिनों में इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा। यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया। ये इमारतें जिनसे मनुष्य को कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगहों पर हजारों वर्षों के बाद भी आज भी ज्यों की त्यों खड़ी हैं। तो लेकर कह रहे हैं कि एक एक ईंट को काट कर लगाने के लिए कितना समय लगा होगा, कितने गरीबों ने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा ऐसे ही बर्बाद कर दिया होगा, केवल इसलिए कि राजाओं को मरने के बाद भी सुरक्षित रखा जा सके, जो कि किसी काम की नहीं है। रोज राजाओं का नाम तो केवल पुस्तकों में ही रह गया है, और इन इमारतों से किसी को कोई लाभ नहीं, क्योंकि वैसे की वैसी ही खड़ी है। स्फिंक्स एक अजीब चीज है। इसका मुंह मनुष्य का और शरीर दानव का है। एक बहुत ही बड़ी मूर्ति उस रेगिस्तान में इसी शक्ल की बनी पड़ी है। तो स्फिंक्स बहुत ही अजीब चीज है, बहुत विचित्र सी लगी। मनुष्य का है मुंह और शरीर दानव जैसा है, राक्षस जैसा है। बहुत बड़ी मूर्ति है, रेगिस्तान में खड़ी हुई है। सुनते हैं प्राचीन काल में यह प्रश्नों के उत्तर सही देती थी, पर यह जो कुछ कहती थी उसको समझना कठिन होता था। अब ये बातें तो नहीं है, पर यह मूर्ति अवश्य उस काल का स्मरण कराती रहती है। तो कह रहे हैं कि प्राचीन काल में मतलब ऐसा कहा जाता था कि जो भी प्रश्न इससे पूछे जाते थे उत्तर देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और उस समय भी ऐसी भाषा में उत्तर देती थी कि जिसको समझना मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल था। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस समय की याद दिलाती है। भूमध्य सागर में पहुंचने पर कुछ सर्दी लगने लगी। लाल सागर तो बहुत गर्म था, अरब सागर से भी अधिक। तब भूमध्य सागर के पास पहुंच गए लेखक, वहां पर उन्हें कुछ ठंडा सा लगने लगा। जब लाल सागर से गुजर रहे थे वो गर्म था, इतना गर्म अरब सागर से भी ज्यादा। भूमध्य सागर में हवा भी कुछ जोर से चलती थी, इसलिए जहाज कुछ हिलता था। जहाज इटली के निकटवर्ती सिसिली टापू के पास होकर गुजरा।
तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भूमध्य सागर में ज्यादा हवा चलती है, इसलिए जहाज ऐसा लगता था कि हिल रहा हो। अब वो इटली के पास निकटवर्ती, यानी कि इटली के बिल्कुल पास है सीसली टापू, वहां पर पहुंच गए हैं सीसीली टापू पर। वहां का शहर कुछ दूर से देखने में आया, क्योंकि वो उन्होंने जहाज से उस शहर को देखा तो दूर से ही देखने में आया। पहाड़ साफ नजर आता था। कुछ दिन बाद हम मार्सेल्स फ्रांस पहुंच गए। थोड़ी समय की यात्रा के बाद वो फ्रांस पहुंच जाते हैं। लेखक फ्रांस में एक जो जगह है मार्सेल्स, वहां का एक नगर है, शहर है, वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ पर चित्र में आपको स्फिंक्स की मूर्ति दिख रही है, ऐसी होती है ये। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई। समुद्री यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। दिन रात पानी देखते देखते एक दो दिन बाद जी उब जाता है। अगर कहीं कोई गुजरता हुआ जहाज आ जाए या जमीन देखने में आ जाए तो बहुत आनंद आता है। तो लगातार कई दिन की यात्रा करी थी लेकिन समुद्री यात्रा, तो वो कह रहे हैं कि लगातार पानी को हम देखते रहे तो हम उब जाते हैं, बोरियत होने लगती है। और कोई हमें आता जाता दिख जाए, जैसे कोई जहाज हमारे पास से गुजर जाए, कहीं पर जमीन दिख जाए तो बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। सभी मुसाफिर उसे इस तरह देखने लगते मानो उन्होंने कभी जमीन देखी नहीं है। मतलब अगर जमीन दिख जाती है तो ऐसे देखते थे सब लोग कि जैसे पहले कभी जमीन ही नहीं देखी है। मार्सेल्स हम सवेरे ही उतरे, वहां एक होटल में ठहर गए। वहां भी एक कंपनी की कृपा से शहर देखने के योग्य सभी स्थानों को देख लिया। तो सुबह के समय ये मार्सेल्स पहुंच जाते हैं, वहां पर होटल में ठहरते हैं। एक कंपनी की ओर से आयोजन था कि सारा शहर आप आराम से घूम सकते हैं, इसलिए उन्होंने घूम लिया। सवेरे जहाज से उतरते ही मैंने रात को रवाना होने वाली गाड़ी में अपने लिए जगह ठीक करा ली थी। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। तो उन्होंने सुबह ही सोच लिया था कि रात को उन्हें वापस जाना है, मतलब पेरिस जाना है, इसलिए उन्होंने अपनी सीट बुक करा ली थी गाड़ी में और दिन भर घूमे और रात को पेरिस के लिए निकल गए। पेरिस से गाड़ी बदलकर कैले पहुंचा। वहां फिर जहाज पर चढ़कर संध्या होते होते डोवर में उतरा। डोवर से रेल में चढ़कर रात के लगभग 9 बजे लंदन पहुंच गया। मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में लंदन पहुंचा था, पर यहाँ अभी काफी सर्दी थी। तो इस प्रकार से जगह जगह होते हुए लंदन पहुंच जाते हैं। बता रहे हैं मार्च के तीसरे सप्ताह में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर ठंड थी काफी ज्यादा। स्टेशन पर पहले से वहां पहुंचे हुए लोग मिल गए। मैं सीधा उस मकान में चला गया जो पहले से लिया गया था। वह गोल्ड स्क्रीन में था। हम लोग कुछ दिनों तक वहीं ठहरे। वहां पर जो उनके कुछ और लोग थे उन्होंने पहले से ही मकान की व्यवस्था कर रखी थी। लेखक वहीं रहे कुछ दिनों तक। मैं लंदन एक मुकदमे के सिलसिले में गया था। मुकदमे से छुट्टी पाकर मैं स्विट्जरलैंड गया। तो वहां पर किस लिए गए थे लेखक? लंदन एक मुकदमे के चक्कर में गए थे। वहां से जब उन्हें छुट्टी मिली, मतलब मुकदमे का काम पूरा हो गया, तो स्विट्जरलैंड चले गए। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं श्री रोमा रोला से मिलूं, पर उनके घर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि वह गर्मी के कारण कार्ट रीगी पहाड़ी पर गए हैं। मैं वहां चला गया। रास्ता सुंदर था। वहां के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं रोमा रोला, उनसे मिलने की लेखक की इच्छा थी, लेकिन पता चलता है कि वो तो पहाड़ियों पर गए हैं गर्मी के कारण। और फिर लेखक वहां जाते हैं, वो रास्ता उन्हें बहुत सुंदर लगता है। रेल ऊंचे पहाड़ पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती गई। मैं 2 दिन तक वहां रहा। बातचीत भी हुई। कठिनाई यह हुई कि मैं फ्रेंच नहीं जानता था और वे अंग्रेजी नहीं जानते थे। एक दुभाषी की सहायता लेनी पड़ी, पर उसकी विद्या भी कुछ अलग अंदाज की ही थी। तो लेखक जिनसे मिलने गए थे उनको केवल फ्रेंच आती थी, लेखक को इंग्लिश आती थी। इस चक्कर में उनका वार्तालाप नहीं हो रहा था, इसलिए दुभाषी की सहायता लेते। दुभाषी यानी कि जो दोनों भाषाओं को जानता है और उनका क्या कर देता है, ट्रांसलेशन कर देता है एक भाषा का दूसरी भाषा में। ठीक है। वहां से चलकर मैंने वर्नटेल, न्यू टाटे, लोसान और जेनेवा शहरों को देखा। न्यू टाटेल में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं वहां बाजार में घूम रहा था। एक दुकान में हाथ के बुने कपड़े बिनते थे। तो वहां पर अब ये वर्नटेल, न्यू टाटेल और लोसान और जेनेवा शहरों में भी गए। बता रहे न्यू टाटेल में उनके साथ एक अलग सी घटना हो जाती है, हैरानी में पड़ जाते हैं। एक दुकान में वो देखते हैं कि हाथ के बुने कपड़े बिक रहे हैं। एक लड़की बेचने का काम कर रही थी, वह अंग्रेजी भी जानती थी। मैंने हाथ के बुने कपड़ों के बारे में बातचीत की। उसने मेरे कपड़ों को देखा और समझ लिया कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह न केवल गांधी जी का नाम जानती थी, बल्कि गांधी जी के संबंध में जो ग्रंथ उसे मिले थे उन्हें वह पढ़ चुकी। तो वहां पर जो लड़की कपड़े बेच रही होती है वो अंग्रेजी जानती थी, इसलिए वो लेखक से बात आसानी से कर पाती है। लेखक के कपड़ों को देखकर समझ जाती है कि ये हिंदुस्तान से आए हैं
और लेखक को इस बात से बहुत हैरानी होती है कि वे गांधी जी को भी जानती है और उसने गांधी जी के संबंध में जो भी उसे पुस्तकें मिली है उन सबको पढ़ रखा है। मतलब वो गांधी जी को जानती है और गांधी जी के संबंध में जितनी भी पुस्तकें उसको मिली है उन सबको उसने पढ़ रखा है। वहां से मैं फिर लंदन लौटा, लंदन से मैं हॉलैंड गया। वहां उन उन दिनों युवकों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। मैंने भी उसमें भाषण दिया। सम्मेलन युद्ध विरोधी युवकों का था। वहां से बर्लिन गया। तो लेखक लंदन आते हैं, लंदन से हॉलैंड जाते हैं और वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा होता है युवा लोगों का। लेखक उसमें भाषण भी देते हैं और वह जो सम्मेलन था युद्ध विरोधी, जो कि युद्ध का विरोध कर रहे हैं, उन युवकों का हो रहा था। वहां से बर्लिन जाते हैं, घूम घूम कर बर्लिन देखा। बर्लिन से लिप्जिंग पहुंचा और वहां एक दिन ठहरे। बर्लिन घूमते हैं, वहां से लिप्जिंग जाते हैं, वहां एक दिन रुकते हैं। वहां की प्रसिद्ध जल चिकित्सक लुई कोहने से मिलने का विचार हुआ, पर ज्ञात हुआ कि मेरे पहुंचने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो लिप्जिंग में रहते थे एक प्रसिद्ध जल चिकित्सक, यानी कि जो जल के माध्यम से, पानी के माध्यम से चिकित्सा करते थे, लुई कोहने। लेखक उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन लेखक कह रहे कि उनके पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वो मिल नहीं पाए। फिर अपने यात्रा क्रम के अनुसार म्यूनिक पहुंचा। फिर म्यूनिक जाते हैं, वहां पर प्रसिद्ध सेलर हाउस देखा जहां हिटलर के भाषण हुआ करते थे। वहां पर सेलर हाउस गए जहां पर हिटलर भाषण दिया करता था पहले। वहां का प्रसिद्ध अजायब घर भी देखा। म्यूनिक से वेनिस गए। वह अजीब शहर है, घर घर में समुद्र है। म्यूनिक से कहा जाता है वेनिस। बच्चों वेनिस शहर में क्या है, पूरा शहर पानी के ऊपर बसा है, तो घर घर में समुद्र से लेखक का यही तात्पर्य है। वहां नाव के सिवा दूसरी सवारी नहीं चलती। तो जब पानी में रहते हैं वो लोग, पानी के ऊपर घर बने हुए हैं, तो नाव से ही जाएंगे एक दूसरे दूसरी जगह, नाव ही चलती है। पानी के बीच में चट्टाने हैं, उन्हीं पर मकान बने हुए हैं। मच्छरों की भरमार है, मसहरी में भी नींद आना कठिन है। वहां पे बहुत ज्यादा मच्छर है, क्योंकि पानी है तो मच्छर तो होंगे ही। अगर मसहरी यानी कि आप मच्छरदानी लगा देते तब भी आपको नींद नहीं आएगी। वेनिस से रोम गए। वहां के सभी प्रसिद्ध स्थान देखकर मार्सेल्स के लिए रवाना हुआ। मार्सेल से मुल्तान जहाज पर सवार हुआ और मुंबई आ उतरा। वेनिस से कहा जाते हैं लेखक, रोम। रोम से मार्सेल्स और फिर मार्सेल से मुल्तान जहाज पर सवार होते हैं, मुंबई वापस आ जाते हैं, यानी कि अपने देश वापस आ जाते हैं। तो बच्चों हमने जाना कि किस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद जी ने यूरोप की यात्रा की। अब पाठ हमें शिक्षा दे रहा है कि यात्राएं सुखद होती है। मतलब यात्राएं जब भी हम करते हैं तो हमें सुख का तो अनुभव होता ही है। आपने भी कभी यात्रा की होगी तो आपको पता है कि कितना अच्छा लगता है, मनोरंजन भी हो जाता है और खुशी भी मिलती है। उद्देश्य महापुरुषों के बारे में बताना। तो ये पाठ इस उद्देश्य से लिखा गया कि हम राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जान सकें। अब हम पाठ के शब्दार्थ करेंगे बच्चों। पोशाक, वेशभूषा, साधन, उपाय, कौतूहल, आश्चर्य, क्षणभंगुर, क्षण में नष्ट हो जाने वाला, पजावा, ईंट पकाने का आवा, संध्या, शाम, आहिस्ता, धीरे धीरे, दुभाषा, जो दो भाषाएं जानता हो, नाम, प्रसिद्ध, श्रृंगार, सजावट, दानव, राक्षस, निकटवर्ती, पास में स्थित, मसारी, मच्छरदानी। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेना बच्चों। करते हैं अभ्यास कार्य, जो कि है क्या सीखा में से। पहला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमेशा पहनते थे खादी के कपड़े, रेशमी कपड़े, विदेशी कपड़े, ऊनी कपड़े। तो खादी के कपड़े। पिरामिड थे बहुत बड़े और ऊंचे, छोटे छोटे, तिकोने और तिरछे, सभी गलत, बड़े और ऊंचे। भूमध्य सागर में पहुंचने पर लगने लगी गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास। तो सर्दी। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करते हैं। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। जहाज में मेरी पोशाक, पोशाक क्या होता है, कपड़े, लोगों के कौतूहल का केंद्र बनी रही। मेरे साथ कुछ और यात्रियों ने भी वहां जाने का प्रबंध कर लिया। हम कैरो का अजायब घर देखने गए। पिरामिड बहुत ऊंची और चौखुंटी इमारतें हैं। स्फिंक्स का मुंह मनुष्य का और शरीर दानव का है। नेक्स्ट से सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत लगाइए। करते हैं। लेखक ने यूरोप की यात्रा की, बिल्कुल सही। लेखक हवाई जहाज से विदेश गया, गलत। समुद्री जहाज से गए थे। लेखक ने ऊंट की सवारी की, बिल्कुल सही। वेनिस के घर घर में समुद्र है, बिल्कुल सही। पिरामिड शानदार गुफाओं की तरह है, गलत।
पिरामिडों में राजाओं के शव गाड़े जाते थे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट से सुमेल कीजिए, 2 कॉलम में हाँ और बा मिलान करना करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूतपूर्व राष्ट्रपति, पुराना शहर कैरो, मसरी मच्छरदानी, स्फिंक्स, मुंह मनुष्य, शरीर दानव का, पिरामिड पलजावे की तरह। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपने अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की यूरोप यात्रा के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।